हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर पठन व लेखन क्षमता का विकास करना, आज मैं उसी की क्लास लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का ही है और इसमें आपको 80% हिंदी देखने को मिलेगी। जितना आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, वर्ण ध्वनि सब कुछ आपका यहीं पर है। चाहे वो शब्द हो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, वाक्य हो गए सरल मिश्रित संयुक्त, हर चीज़ आपकी यहाँ दी गई है। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और बाकी का जो 20% बच जाता है उसमें आपकी पूछ ली जाती है मैथ, वो भी बहुत प्राइमरी वाली, जैसे अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, दहाई का अंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे तो मैंने सोचा इसको भी मैं फटाफट से कंप्लीट करा देती हूँ। आज मैं आपका नया चैप्टर लेकर के आई हूँ जो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का अध्ययन करेंगे इसमें, साथ साथ ध्वनि का वर्गीकरण किस टाइप से किया गया वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। ध्वनि क्या होती है तो देखिएगा, सबसे पहले ये समझिए भाषा क्या है। भाषा का मतलब क्या है कि जब अगर हमें किसी को कुछ बोलना हो, किसी को अपनी बात बतानी हो या किसी की बात को समझना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे के विचारों को समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? भाषा की। यानी कि हमारी बात दूसरों तक किसके माध्यम से पहुँच रही है? भाषा के माध्यम से पहुँच रही है। और ये भाषा जा कैसे रही है? आवाज़ के द्वारा। ये आवाज़ क्या है? यही तो ध्वनि है। यानी कि भाषा जो है वो किसके माध्यम से जाती है? ध्वनि के माध्यम से। तो भाषा की एक इकाई ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आधी बात में हूँ ऐसे करते रहते हैं ना, यानी कि वो क्या है? आवाज़ है, सहमति अपनी दे रहे हैं ध्वनि के द्वारा। चलिए तो आते हैं, पढ़ते हैं ध्वनि क्या है। मनुष्य के भावों, विचारों व अनुभवों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होती है? भाषा होती है। और इस भाषा की ही सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। पूछते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। मौखिक रूप में ध्वनि होती है और लिखित में अगर आ जाए तो वहाँ पर वर्ण होता है। ठीक है, ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। और लिखते समय यानी कि लिखने में हम इन ध्वनि को कुछ विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। वो विशेष चिन्ह हमारे अक्षर या फिर वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब आते हैं ध्वनि के आवश्यक तत्वों पर। पहला आवश्यक तत्व है स्पष्टता, यानी कि ध्वनि कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो बोलने का है तरीका है, यानी कि हमारी जो मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो कैसी हो? स्पष्ट हो। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर के उचित अर्थ ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कुछ और उसको समझ ही नहीं आ रहा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तुतलाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। छोटे बच्चों, आधे से ज़्यादा छोटे बच्चे, कोई भी आधे से ज़्यादा क्या, मोस्टली जब बच्चा पहले बोलना शुरू करता है तो वो तुतलाता ही है, उसकी बात एकदम स्पष्ट नहीं आती है, यानी कि उसके मुख से जो ध्वनि आ रही है वो क्या है? स्पष्ट नहीं है। इसीलिए ध्वनि का एक मुख्य तत्व पहला तो यही है कि स्पष्ट होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा है ना, बच्चों की बात समझ ही नहीं पाते, फिर उनकी मम्मी बताती है हाँ ये नहीं, ये बोल रहा है ना। तो वही है, स्पष्टता होना ज़रूरी है। इसके बाद आती है शुद्धता के ऊपर, कि ध्वनि का जो सबसे मूल तत्व, दूसरा तत्व है वो क्या है? शुद्ध होना। अगर शुद्ध नहीं है तो भी क्या है? ध्वनि का अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि जैसे आपने देखा है ना, लिखते टाइम ये चीज़ बहुत आती है। अगर आप लिख रहे हैं और किसी शब्द को बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो जो ध्वनि है अगर वो अशुद्ध निकल रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको लिखते टाइम भी अशुद्ध लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला इमली, अब छोटा बच्चा है उसको मात्रा नहीं सिखाई गई, मात्रा की जो बोलने का ध्वनि है वो नहीं बताई गई कि भाई जब बड़ी की मात्रा होती तो बहुत देर तक साउंड करती है इमली, छोटी होगी तो बहुत कम साउंड करेगी। ठीक है, जैसे लिखना। तो इस तरीके से अगर हम उसको भेद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लिखते टाइम ये चीज़ गलत करेगा। तो ध्वनि का एक तत्व शुद्धता भी है, कि शुद्ध होनी चाहिए। जब बोल रहे हैं तो स्पष्ट होने के साथ साथ वो शुद्ध भी हो, गलत ना बोल रहे। जैसे मात्राएं बहुत गलत बोल देते हैं, शा व सा के जब ध्वनि निकालते हैं तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो वो ना हो। इसके बाद आती है सार्थकता, यानी कि जिस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं वो कैसी हो? सार्थक भी हो। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक होनी चाहिए, बार बार शब्दों की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। और सार्थकता का मतलब ये भी है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फ़ोन पे बात करते हैं हूँ हम,
ऐसे देते हैं, तो ये कोई मतलब तो है नहीं, का बस सहमति हो गई हमारी। तो ध्वनि क्या हो, एक सार्थक भी हो, यानी कि अपना जैसे हाँ या ना में ऐसे भी आंसर दिया जाता है। आगे आते हैं तरंगता। तरंगता बोलते हैं उतार व चढ़ाव को, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारी बात में उतार चढ़ाव भी हो। ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ आती है, जब पद्य का उच्चारण कर रहे हो, यानी कि जब कविता का पाठ कर रहे हो या श्लोक पढ़ रहे हो या फिर कोई दोहा पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर हमारी बात में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं ध्वनि के वर्गीकरण पर। तो ध्वनि को जो है वो दो प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। अब बात कर दें वर्ण की, तो वर्ण है क्या, वर्ण है तो ध्वनि, बस वो लिखित रूप में आते हैं। तो वर्ण को भी दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन में। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिसके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, और स्वरों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है। इनको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजन इनके अपोजिट हैं। व्यंजन को क्या है, व्यंजन को जब हम उच्चारित करेंगे तो उनके उच्चारण में जो हवा है कहीं ना कहीं मुख्य स्थानों से टकराती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दंत से या कहीं ना कहीं टकराएगी, चाहे तालू से कहीं से भी, तो मुख के जो विभिन्न अवयव हैं उनसे टकराती हुई बाहर निकलती है, तो वो कहलाते हैं व्यंजन। और व्यंजन को उच्चारण करने के लिए कहीं ना कहीं किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं स्वरों की विशेषताओं पर। तो स्वर का पहला तो विशेषता यही हो जाएगी कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद सारे के सारे स्वर क्या हैं, अल्प प्राण हैं, और सभी स्वर क्या हैं, घोष वर्ण भी होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे स्वर क्या हैं, घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर अक्षरिक हैं, ठीक है, अक्षर के माध्यम से लिखे जाते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अ ई उ ए ऐ ओ औ और ऋ। री जो है वो संस्कृत में स्वर है, हिंदी में नहीं है। ये चीज़ के लिए ध्यान रखना। ये ना जब हम हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ी होगी ना साथ साथ, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ गया होगा। ये री जो है वो संस्कृत में है, ठीक है, हिंदी में स्वर नहीं है री। अब आते हैं हम व्यंजन पर। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में हवा गति से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है। इसे या तो पूर्ण अवरुद्ध होकर या फिर आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि मुख्य हमारे जो अवयव हैं उनसे ये टकराती हुई बहुत ही संकीर्ण स्थान मिलेगा, वहाँ से ये निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि पूरी हवा एकदम से नहीं निकलती है, और वायु या जो भी अवयव में आप लिख सकते हैं, अवयव से टकराती हुई निकलेगी। और दूसरी बात, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। व्यंजन देख लीजिएगा आपके, देखो का वर्ग, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार, ये है आपका का वर्ग। नेक्स्ट रहेगा चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग हैं, और ये पांचों वर्ग क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ध्यान रखना। और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 होती है, ठीक है। काउंट कर लेना, नहीं तो हर एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं और 5 वर्ग हैं, 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। इसके बाद आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पर। यारा लावा ये हैं अंतस्थ व्यंजन, और श स सह हैं आपके ऊष्म व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल व्यंजन बन जाते हैं 33, ठीक है। 25 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। सॉरी 9 कह रही हूँ, 8, 4 4 8 हैं, ठीक है। 25 और 8 कितने हो गए, 33। इसके बाद हम आते हैं कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अंग जो है आपका वो अनुस्वार है, अंगहा विसर्ग होती है। डाड़ा आपका आ जाए, यानी कि इनके नीचे अगर बिंदी लग के आ जाए तो इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ज और फा आपके आगत व्यंजन है, और छ त्र ज्ञा और शा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जिनकी संख्या 4 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अभी मैं इनका आपको विक्षेप भी बता दूंगी किस तरीके से बांटे गए, ठीक है। व्यंजन के भेद में देख लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, या आपका पार्श्विक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लेना, और अर्ध व्यंजन, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन में देखना, लुंठित में आपका रा आता है और पार्श्विक में आता है ला। ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लुंठित वाला और पार्श्विक वाला।
व्यंजन का वर्गीकरण यहाँ से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं व्यंजन का वर्गीकरण क्या है। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, 2021 में पूछे गए थे ये। अल्प प्राण आपके ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है या मुख से कम प्राणवायु निकलती है। और महाप्राण ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है। कौन कौन से हैं आपके अल्प प्राण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण। साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और अंतस्थ। तो इसकी ट्रिक याद कर लो, 135 प्लस अंतस्थ। ठीक है, ये ट्रिक किसकी हो गई, अल्प प्राण की। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सा सा श स साहा, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी 24 प्लस ऊष्म। 24 ऊष्म महाप्राण और 135 अंतस्थ अल्प प्राण, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आ गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो होती है घोष या फिर सघोष, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो होती हैं अघोष ध्वनियाँ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है, सघोष है, और साथ साथ अंतस्थ प्लस हा ये भी क्या है, सघोष है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। ट्रिक क्या बन जाएगी, 345 प्लस अंतस्थ और प्लस हा। और अघोष में कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और प्लस तीनों सा। तो यहाँ पर ट्रिक लिख लेना 12 प्लस श स। क्लियर हो गया अघोष और सघोष। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सारी की सारे जो स्वर हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। इसके बाद आइए अंतस्थ व्यंजन। तो यार अलावा अंतस्थ हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं आपके। ऊष्म व्यंजन श श स स स र, गलत लिख गया है, हाँ होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इतना सही कर लेना, परेशान नहीं होना। ठीक है, श स स ह आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है। छा बनता है क और श से, ता बनता है त और रा से, ज्ञा बनता है ज और यहाँ से, और शा बनता है शा और रा से। ये वाला जो पहला वर्ण होगा ये हमेशा कैसा होता है, हलंतम वर्ण होता है, यानी कि आधा होता है, स्वर रहित होता है। हलंत काट क्यों दिया, हलंत को टिक करना चाहिए। हलंत वर्ण होता है यानी कि स्वर रहित होगा ये वाला, का, त, ज और शा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और तैयार कर लो, 17 में पूछा गया था। अलग अलग ये पूछ लिए जाते हैं MCQ क्वेश्चन में। 50 नंबर का पेपर है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके इसी चैप्टर से। आते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ये पूछा गया था आप क्वेश्चन। तो जैसे संयुक्त व्यंजन होता है वैसे ही संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। संयुक्त स्वर क्या हो जाएगा, जब दो स्वरों के मेल से कोई स्वर बनता है तो वो स्वर कहलाता है संयुक्त स्वर। जैसे आपका सबसे पहला संयुक्त स्वर है ए और ऐ, उसके बाद ओ और औ। अब ये बनते कैसे हैं, आ और ई मिलके बनता है ए, फिर आ और ए मिलकर के बन जाएगा ऐ, आ और ऊ मिलकर के बनता है ओ, और आ और ओ मिलकर के बनता है औ। क्लियर, ये 4 ही आपके क्या है, संयुक्त स्वर हैं, बाकी मूल स्वर होते हैं अ आ ई। ठीक है, और ऊ। इसके बाद आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। 3 तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुस्वार का मतलब है अनुस्वार जो स्वर के बाद आते हैं। अनु मीन्स पीछे, स्वर मीन्स स्वर, स्वर के पीछे जो आते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। ठीक है, जैसे अंग, तो अंग पे जो बिंदी लगी है यही क्या है, अनुस्वार है। रंग, अंक, तरंग, जंग, देखो बोल के देखो, नाक से आ रही कि नहीं आ रही ध्वनि। अनुनासिक जो है वो ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख व नासिका दोनों से ही बाहर निकलती है। जैसे गाँव, माँ,
चांद, गले से भी निकल रही है, नासिका और मुख दोनों से निकल रही है आवाज़, तो वो आपकी अनुनासिक हो जाएंगी। और प्रत्येक वर्ग के जो पंचम अक्षर हैं वो भी क्या है, अनुनासिक हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रत्येक वर्ग के पांचों अक्षर, ये क्या है, ये भी अनुनासिक में ही आते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो मुख व नासिका दोनों से निकलती है और अनुस्वार में केवल नाक से निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। हलंत क्या होती है, हलंत किसे कहते हैं, 2016 में पूछा गया था। हलंत का तात्पर्य है जिसमें क्या हो, स्वर ना हो। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं, तिरछा निशान जैसे पा के नीचे लगा दिया, हलंत। ठीक है, हलंत का तात्पर्य है जिसके अंत में हल हो। हल प्रत्याहार संस्कृत में पढ़ा था ना, वो सारे के सारे क्या थे, उनके नीचे यही चीज़ लगी हुई थी, यानी कि वो स्वर रहित थे। तो हम बोल सकते कि हलंत का तात्पर्य क्या है, स्वर रहित वर्ण से है। ठीक है, तो जैसे महान के नीचे हिंदी में भी कहीं ना कहीं हलंत लगती है आपकी, महान में देखो सन में लगती है, पश्चात में लगती है, परिषद में लगती है। संस्कृत में तो मोस्टली इसका यूज़ होता ही है हलंत का, हिंदी में भी कहीं ना कहीं हम हलंत को लगाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं वर्ण तथा वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि जो ध्वनियाँ अभी हम पढ़ रहे थे, ध्वनि का नाम ले रहे थे, अब इनको उच्चारण जब हम इनका करते हैं तो कहाँ कहाँ से सहारा लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए कंठ, आ का वर्ग और हा और साथ में विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और संस्कृत में हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, याद आ रहा होगा। आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। नेक्स्ट है इचु यशानाम तालु, इ चु चा वर्ग, या और श, इचु यशानाम तालु, ई चा वर्ग, या और शा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ऐसे ही ऋटुर्षाणाम मूर्धः, तो री टू यानी कि टा वर्ग, र और सा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, री टा वर्ग, रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था, लृतुलसा नाम दंतः, री भी वहां पर था, तो यहाँ तो री का प्रयोग ही नहीं होता है, तो यहाँ सीधे ता वर्ग आ जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण क्या होता है, दंत से होता है। इसके बाद क्या था, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, कुछ कुछ याद आ रहा है ना, उ और पा वर्ग, उ। ठीक है, दोनों उ जो हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ के माध्यम से, और पा वर्ग, तो उ और पा वर्ग ओष्ठ आ जाएगा। इसके बाद ए ऐ, ए तय दो कंठ तालु होता है और ओ तौ दो, तो यहाँ से ए ऐ कंठ तालु और ओ औ का क्या है, कंठोष्ठ, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो नासिका के माध्यम से बोला जाता है, तो नासिका आ जाएगा सेपरेट। और दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठः, वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से होता है। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपका यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।